गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखिए लास्ट लेक्चर में हमने लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ चुके थे और लास्ट में हम इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आ चुके थे। हमने कहा था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड करेगा, मतलब अप्लीकेबल होगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड नहीं करेगा। अब और थोड़ा सा इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। देखिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, a frame which is moving with a frame which is moving with constant velocity or which is at rest or which is at रेस्ट, मतलब एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसकी वेलोसिटी या तो कांस्टेंट हो या जिसकी वेलोसिटी जीरो हो, उसे हम नाम देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी जीरो तो भी एक्सेलरेशन जीरो, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो भी एक्सेलरेशन जीरो। तो ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिनकी एक्सेलरेशन जीरो होगी, उनका हम नाम देंगे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा था नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिनमें न्यूटन फर्स्ट लॉ होल्ड करेगा, उनका नाम था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जिसमें नहीं करेगा उसका नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सो देखिए a frame which is accelerated is known as non inertial frame of reference। इसको हम नाम देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और इसमें जो एक्सेलरेशन रहेगी वो नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब नॉन जीरो रहेगी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अब इनको थोड़ा और हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल हम मानते हैं और मान लीजिए कि एक ट्रेन है हमारे पास और वो ट्रेन स्टार्टिंग में रेस्ट पे है। सो देखिए सिचुएशन क्या है कि ये हमारे पास एक ट्रैक है, इस पे एक ट्रेन है। ये ट्रेन रेस्ट पे है, इसका मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो है। इसके अंदर हमने एक टेबल रखी और इस टेबल पे हमने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो वो ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगाएंगे अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट केवल अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में लगा। हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ना हमने कोई फोर्स लगाया है ना वहां पे कोई मोमेंट होगा, मतलब उसमें हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी। कोई वेलोसिटी नहीं आएगी तो एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगी। कब जीरो रही एक्सेलरेशन? जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में फोर्स हमने लगाया जीरो। कहने का मतलब जब हम इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो वो ऑब्जेक्ट, अगर हमने इसको यहां से फेंका, टेबल के इस पॉइंट पर से हमने उसको ऊपर की तरफ फेंका, तो वो इसी पॉइंट पे आके वापस गिरेगा,
क्योंकि हमने केवल वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो चेंज भी वर्टिकल में ही आएगा, हॉरिजॉन्टल में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 रही क्योंकि फोर्स था 0। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये ट्रेन जब रेस्ट पे है, जब उसकी वेलोसिटी 0 है, तो वो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है और यही कंडीशन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की थी। इसका मतलब वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। सेकंड सिचुएशन में हम ये मान के चलें कि ये ट्रेन मूव करती है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी तो उस कंडीशन में जब हम इसको ऊपर की तरफ फेंक देंगे तो यहां पे आप देखिए ट्रेन कुछ देर के बाद यहां से, और ट्रेन की वेलोसिटी नॉन जीरो है तो ट्रेन आगे की तरफ बढ़ेगी, तो ट्रेन आ रही है आगे की तरफ। तो इसमें टेबल भी यहां आ गई है। हमने उस ऑब्जेक्ट को फेंका था तब जब वो ट्रेन यहां थी। अब देखिए ट्रेन मोशन में चल रही है, वो मोशन में है तो ये जो ऑब्जेक्ट था वो भी मोशन में था, तो उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थी क्योंकि ट्रेन खुद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगी, तो वो ऑब्जेक्ट भी v वेलोसिटी से ही मूव करेगा। अब हमने उस ऑब्जेक्ट को अगर अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया, हमने फेंका था यहां से, इस पॉइंट से। अब ट्रेन चल रही है, ट्रेन धीरे धीरे आगे चली गई तो उसके साथ ये टेबल भी आगे गई। हम देखते हैं कि जिस पॉइंट से हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका था उसी पॉइंट पे वो ऑब्जेक्ट आगे गिरेगा वापस। हालांकि ट्रेन ने अपनी पोजीशन यहां से यहां चेंज कर ली है, लेकिन ऑब्जेक्ट अगर टेबल के इस मिड पॉइंट से हमने फेंका था तो इसी मिड पॉइंट पे आके गिरेगा। इसका मतलब पहले भी इस मिड पॉइंट पे था ऑब्जेक्ट, अब भी इस मिड पॉइंट पे ही रहा ऑब्जेक्ट। उसने अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं की, वो जितनी वेलोसिटी से चल रहा था उतनी ही वेलोसिटी से चलता रहा, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हुई है। इसका मतलब यहां पे हमने फोर्स उसको फेंकने में वर्टिकल डायरेक्शन में लगाया था, तो जो भी चेंज आएगा वो वर्टिकल डायरेक्शन में ही आएगा। हॉरिजॉन्टल में वो यहां था और उसी मिड पॉइंट पे आके वापस गिरा है, तो उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई जब ट्रेन कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी। हॉरिजॉन्टल में कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, इसका मतलब फिर से एक्सेलरेशन 0 है। और एक्सेलरेशन 0 क्यों है? आप देख लीजिए, हमने हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स भी नहीं लगाया था, तो अगर फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 आएगी। यही न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है। तो ये कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब लॉ ऑफ इनर्शिया इन दोनों कंडीशंस में फॉलो हो रहा है। तो ये दोनों ही कंडीशन जब रेस्ट पे थी और जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही थी, तो हम इसका नाम देंगे कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। अब बात करें नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, और यही कंडीशन में पहले तो अब ऑब्जर्वर था यहां, इसमें भी और इसमें भी। अगर हम अर्थ के ऊपर से खड़े होकर इस चीज को ऑब्जर्व करें तो अर्थ के ऊपर से भी हम यही चीज ऑब्जर्व करेंगे जो इसके अंदर से ऑब्जर्व की थी जब वेलोसिटी 0 थी और कांस्टेंट थी तब। इसका मतलब अर्थ के ऊपर से भी हम देखते हैं तो भी हम ये कंडीशन होल्ड कराएंगे, तो अर्थ भी एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेगी क्योंकि हमें सेम कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसको अर्थ के ऊपर से ऑब्जर्व करें तो भी और ट्रेन के अंदर से ऑब्जर्व करें तो भी ये लॉ ऑफ इनर्शिया को होल्ड करेंगे, तो यहां पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन जब हम इसी ट्रेन को ये कहें कि ये कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रही है,
तो जब वो एक्सेलरेशन से कुछ मूव करेगी तो उस कंडीशन में आप देखिए क्या होगा। व्हेन, ये कंडीशन थी जब या तो वेलोसिटी जीरो थी या कांस्टेंट। सेकंड कंडीशन, व्हेन ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, व्हेन ट्रेन इज एक्सेलरेटिंग, जब वो एक्सेलरेट करेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा। जब एक्सेलरेट नहीं कर रही थी तो पोजीशन ऑब्जेक्ट की सेम थी, बट इन दिस कंडीशन, position of object will not same। कहने का मतलब, अगर हमने एक टाइम पे ट्रेन यहां है और ये टेबल थी, इसके मिड पॉइंट से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका, तो जब जीरो वेलोसिटी से थी, कांस्टेंट वेलोसिटी से थी, तो मिड पॉइंट से फेंका था, उसी मिड पॉइंट पे आके गिर रही थी। लेकिन जब वो एक्सेलरेट करेगी, मतलब उसकी वेलोसिटी नॉट इक्वल्स टू कांस्टेंट, कुछ एक्सेलरेशन रहेगी, उस कंडीशन में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो ब्लॉक था ये उसी पोजीशन पे आके नहीं गिरेगा, ये ब्लॉक अपनी पोजीशन कुछ चेंज कर देगा। यहां से फेंका गया तो वो ब्लॉक कुछ यहां आके गिरा, इसका मतलब उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये डिस्प्लेसमेंट किया है। ये डिस्प्लेसमेंट तब आएगा जब हमने इस पे कुछ फोर्स लगाया हो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। लेकिन आप देखिए, हमने इसे फेंकने में सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लगाया। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स तो जीरो था, लेकिन पोजीशन चेंज हुई तो कुछ वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी तो कुछ एक्सेलरेशन भी आई होगी, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हुई है। तो यहां फोर्स जीरो होते हुए भी एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ इनर्शिया होल्ड या न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं करेगा। इसको हम नाम देते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये किस कारण से हुआ, हमें इंट्रोड्यूस करने पड़ेंगे सूडो फोर्सेस। नाउ to explain this condition, we have to introduce सूडो फोर्सेस। ये सूडो फोर्सेस रियल फोर्सेस नहीं होते हैं, ये हम इमेजिनरी फोर्स इनका नाम दे सकते हैं। और इन सूडो फोर्स की मदद से ही हम इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम वर्क करेंगे तो उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें ये सूडो फोर्सेस अज्यूम करने पड़ेंगे, जो कि रियल फोर्सेस नहीं होते हैं। केवल तब हम लेंगे जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वर्क करेंगे, तब हम इस कंडीशन को सेटिस्फाई या एक्सप्लेन कर पाएंगे। अभी ज़्यादा मैं इस सूडो फोर्स में नहीं जा रहा हूँ, ये क्या होता है, कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे, बस अभी के लिए आप इतना जान लीजिए। सो ये था इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसमें न्यूटन्स फर्स्ट लॉ होल्ड करे, इनर्शियल जिसमें नहीं करे उसको हम नाम देंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब आते हैं हमारी एक टर्म जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम। न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पढ़ने से पहले हम देखते हैं लीनियर मोमेंटम क्या होगा। मान लीजिए कि दो सिचुएशन है आपके पास। एक है आपके पास ट्रक
और एक है आपके पास साइकिल। दोनों की वेलोसिटी है v मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी v मीटर पर सेकंड। लेकिन मास ट्रक का हमने m1 नाम दिया, इसका m2। आप जानते हैं m1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन m2। मैं कहता हूं कि आप इसको रोकिए, तो आप जानते हैं कि आप किसको रोक पाएंगे? आप साइकिल को रोक सकते हैं, ट्रक को नहीं रोक सकते। अगर मैं ये कहूं कि आप इसको चलाइए, तो आप साइकिल को चला सकते हैं, ट्रक को आप चला भी नहीं सकते। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को रोकने या चलाने में जितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स डिपेंड करेगा कि उसका मास कितना है। मास ज़्यादा तो उसमें आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, मास कम तो फोर्स कम लगाना पड़ेगा। पहली कंडीशन आ गई है कि हमें फोर्स डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट का मास कितना है। ठीक है। सेकंड कंडीशन में हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कि आपके पास एक तो बुलेट है, बुलेट बाइक नहीं, जो गन से बुलेट निकलती है वो, और एक आपके पास पत्थर है, स्टोन। दोनों का मास है m किलोग्राम। लेकिन आपको पता है कि जो गन से बुलेट निकलेगी उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होगी, vb नाम दे दिया, और स्टोन की vs। vb इज वेरी वेरी ग्रेटर देन vs। अब मैं कहता हूं कि आप बुलेट को रोकिए। अब बुलेट को आप रोक पाएंगे या बुलेट आपको रोक पाएगी, वो तो टाइम बताएगा। लेकिन यहां हमें ये पता है कि हम बुलेट को नहीं रोक पाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि उस पत्थर को रोकिए, तो आप पत्थर को रोक सकते हैं, लेकिन बुलेट को नहीं रोक पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पे बुलेट का और स्टोन का मास तो सेम था, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग थी। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वेलोसिटी कम उसको कम फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे अब हमारे पास फोर्स जो ये लग रहा था कि केवल मास पे डिपेंड करेगा, उस वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर गया है। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा, उसे रोकने के लिए या उतनी वेलोसिटी से चलाने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ जो फोर्स है वो मास पे भी डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे भी डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक हमारे पास एक नई क्वांटिटी आएगी जो इस मास पे भी डिपेंड करेगी और वेलोसिटी पे भी डिपेंड करेगी, और उस नई क्वांटिटी का नाम है लीनियर मोमेंटम। ये तो अलग अलग कंडीशन आ गई है कि भाई मास था, वेलोसिटी सेम ली, तो मास का पता चल गया कि मास जिसका ज़्यादा उसको फोर्स ज़्यादा। सेकंड कंडीशन में मास सेम लिया, वेलोसिटी अलग अलग ली, तो पता चला कि जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा उसमें फोर्स ज़्यादा। अगर मैं थर्ड सिचुएशन ये ले लूँ कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, वन ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का मास m1, इसकी वेलोसिटी v1, इसका मास m2, इसकी वेलोसिटी v2। अब यहाँ पे मास भी अलग अलग है, वेलोसिटी भी अलग अलग है, तो अब हम किसको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट को रोकने और चलाने में या इस ऑब्जेक्ट को रोकने और चलाने में? अब तक तो हम एक क्वांटिटी सेम लेते थे, पहले वेलोसिटी लिया फिर मास सेम लिया, अब कोई सा भी सेम नहीं है। तो यहाँ पे अब हमारे पास एक नई क्वांटिटी आएगी जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगी, मतलब मास और वेलोसिटी का कॉम्बिनेशन बनेगी, और वहाँ से हमें पता चलेगा कि किसको फोर्स ज़्यादा लगेगा, किस में फोर्स कम लगेगा, और वो क्वांटिटी होगी हमारे पास लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity. It is the product of mass and velocity. दूसरा इसकी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज
इट इज डिफाइंड एज मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी, मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। एक बॉडी में कितना मोशन है वो हमें पता लगेगा इस लीनियर मोमेंटम से। थर्ड, हम इसकी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, और इट इज डिफाइंड एज फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप ए बॉडी in unit time is called linear momentum। लीनियर मोमेंटम को बच्चों हम डिनोट कराएंगे P से। इट इज डिनोटेड बाई P। अब यहां पे ये लीनियर मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, और आप देखिए मास और वेलोसिटी में से वेलोसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है, मास स्केलर क्वांटिटी है। एक वेक्टर और एक स्केलर का प्रोडक्ट हमें एक वेक्टर क्वांटिटी देगा। इसका मतलब जो लीनियर मोमेंटम P आया विच इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इन विच वेलोसिटी इज वेक्टर, सो लीनियर मोमेंटम इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। सो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी वही डायरेक्शन होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। सो इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। अब ये जो लीनियर मोमेंटम आया है इसकी कुछ ना कुछ यूनिट भी होगी। अगर हम SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट में लीनियर मोमेंटम को हम मेजर करेंगे। SI यूनिट में मास होता है किलोग्राम में और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट आएगी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इन दोनों की यूनिट का प्रोडक्ट कर दीजिए, जो प्रोडक्ट आएगा वही इस लीनियर मोमेंटम की यूनिट बनेगी। सो SI यूनिट इसकी ये आई है। CGS यूनिट की अगर हम बात करें सो CGS यूनिट इक्वल्स टू मास के लिए ग्राम और वेलोसिटी के लिए सेंटीमीटर पर सेकंड। दिस इज द CGS यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अगर डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें तो डायमेंशनल फॉर्मूले में आप देखिए मास आया है, वेलोसिटी आया है। हम डायमेंशनल फॉर्मूला अभी तक ये लिखते आए हैं MLT। मास कितनी बार? एक बार। लेंथ और टाइम कितनी बार? अब आप कहेंगे कि लेंथ और टाइम तो है ही नहीं, ये तो वेलोसिटी है। लेकिन वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मीन लेंथ। डिस्टेंस एक बार आया मतलब लेंथ एक बार आया, तो यहाँ पे हम L1 लिखेंगे। वेलोसिटी होती है लेंथ अपॉन टाइम, तो L1। टाइम एक बार आया लेकिन डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में लिखेंगे तो -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दिस क्वांटिटी लीनियर मोमेंटम। उसके बाद यहां लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है हमारे पास मास और वेलोसिटी पे। ये हम देख चुके हैं। अगर इनका वेरिएशन देखें तो आप देखिए ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। पहली कंडीशन एंड m इज कांस्टेंट। अगर हम मास को कांस्टेंट मान के चलें और ग्राफ ड्रॉ कराएं तो आप देखिए इस तरफ हमने P लिया, इस तरफ हमने V लिया। मास अगर कांस्टेंट है तो यहाँ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि मास तो कांस्टेंट था, वो तो चेंज नहीं होगा। जितना वेलोसिटी चेंज होगी उतना ही लीनियर मोमेंटम चेंज होगा। तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे जो ग्राफ आएगा दिस इज द स्ट्रेट लाइन। कब? जब हम मास को मान के चले हैं कि कांस्टेंट है। सो ये कंडीशन है। सेकंड में अगर हम V को कांस्टेंट मान लें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है
तो यहां पे लीनियर मोमेंटम डिपेंड करेगा मास पे। मास ज़्यादा तो लीनियर मोमेंटम ज़्यादा, मास कम तो लीनियर मोमेंटम कम। कहने का मतलब यहां भी जो ग्राफ आएगा वो लीनियर मोमेंटम और अब की बार है मास में, तो वो भी आएगा स्ट्रेट लाइन। थर्ड सिचुएशन, जब P ही कांस्टेंट हो हमारे पास। P कांस्टेंट कब हो सकता है? जब हो सकता है अगर P कांस्टेंट है तो यहां पे आप देखिए m इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, मतलब मास और वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगी। वेलोसिटी ज़्यादा तो मास कम, वेलोसिटी कम तो मास ज़्यादा, तो आपस में एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म करेंगे तो लीनियर मोमेंटम रहेगा कांस्टेंट। और इस कंडीशन में जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वो आएगा कुछ इस तरह से। ये हमारे पास वेलोसिटी और इस तरफ मास, तो यहाँ वेलोसिटी जैसे जैसे कम होती जाएगी वैसे वैसे मास बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये कंडीशन जब है जब हम लीनियर मोमेंटम को कांस्टेंट मान के चलें तब। सो ये था हमारे पास क्वांटिटी जिसका नाम है लीनियर मोमेंटम, जिसमें हमने इसका फॉर्मूला देख लिया है, साथ में ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगी और इसकी यूनिट क्या होंगी, इन सब को हम देख चुके हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से स्टार्ट करेंगे। तब तक लीनियर मोमेंटम को आप अच्छे से करिए क्योंकि वहाँ लीनियर मोमेंटम का ही यूज होगा। सो थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।